कटे तो बहु एक्सपोज लाउडो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। संविधान की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम लेंगे अनुच्छेद 148 को। संघ चल रहा था, उस संघ के अंदर हमने कार्यपालिका देखा, उसके अंदर हमने विधायिका देखा, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखी, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका देखी, और उसके बाद जो हमारा संघ पांचवा भाग है उसमें सीएजी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बचता है, उसको हम आज शुरू करेंगे। तो एक बार आप रिवाइज कर लेना उनको और फिर हम पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 148 को। सीएजी पद एक संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में इसकी चर्चा है। और सीएजी इस प्रकार ही कह सकते हैं हम कि जैसे भारत सरकार में हम अगर लोकतंत्र में देखें ना तो सीएजी एक महत्वपूर्ण संस्था है। सीएजी वास्तव में क्या है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, मतलब भारत का नियंत्रक वो महालेखा परीक्षक। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई बिजनेस करता है, कोई कंपनी होती है, उस कंपनी का लेखा जोखा रखने के लिए हम अकाउंटेंट रखते हैं। अकाउंटेंट वो सीए होता है, वो अकाउंट्स करता है, उसका लेन देन कितना हुआ, कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना पेमेंट हुआ, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना जेबी वगैरह, वो सब चेक करते हैं। तो वो एक कंपनी का करता है। फिर उस कंपनी का जब एक साल पूरा हो जाता है, वित्तीय वर्ष, तो जो सीए होता है वो ऑडिट करता है, जिसके अंदर वो पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा रखता है। फिर वो फाइनल होता है हमारा अकाउंट्स। उसी प्रकार जो सीएजी होता है ये सरकार का लेखा जोखा रखता है, सरकार के अकाउंट्स का लेखा जोखा रखता है। बस इतना समझने की बात है। मतलब सरकार ने कितना रुपए खर्च किए, कितनी सरकार की इनकम यानी कि आय हुई, इन सब का लेखा जोखा रखना सीएजी का कार्य है। सीएजी ऑफिस में ये सब कार्य होते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, उसका काम क्या है, सरकार की तरफ से पैरवी करना। उसी प्रकार सीएजी का काम है सरकार के अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 141 क्या कहता है, 48 सीएजी। संविधान पढ़ लें और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सीएजी। इसके हम फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, यानी कि भारत का नियंत्रक, मतलब कंट्रोल करने वाला, नियंत्रक बोलते कंट्रोल करने वाला, भारत का नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक। ठीक है। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे वर्तमान में सीएजी है। अब देखिए जो 20 अगस्त 2020 के बाद हमारे 8 अगस्त 2020 के बाद हमारे भारत के सीएजी बने। अब देखिए अनुच्छेद 148, इसमें आता है अनुच्छेद 148, 49, 50 और 151 अनुच्छेद आते। आज हम सिर्फ 148 लेंगे क्योंकि ये बड़ा है। इसमें कुछ 6 शब्द क्लोज है, इसको पढ़ने के बाद हम आगे अनुच्छेद 149, 50, 51 तक पढ़ेंगे। सही कौन? अब देखिए अनुच्छेद 48 148 क्या कहता है। अनुच्छेद 148 का जो सब क्लोज एक है वो क्या कहता है, सुनिए समझिए। अनुच्छेद 148 का सब क्लोज एक कहता है कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर व मुद्रा सहित जारी अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेंगे, यानी कि वारंट के द्वारा नियुक्त करेंगे, और उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2 बात कहता है इसमें, पहले सब क्लोज में 2 बात कहता है। पहले तो कहता है कि सीएजी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, और दूसरी बात कहता है सीएजी की को हटाना। अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 1-2 बात कहता है। पहली बात कहता है कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करेंगे, और उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये कहता है दूसरी बात इसी सब क्लॉज में। फिर आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लॉज 2, जो शपथ की बात करता है। सीएजी को शपथ किस प्रकार दिलाएंगे इसके बारे में बात करता है। और ये कहता है कि सीएजी यानी कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। और शपथ किस प्रकार लेगा, तो कि हमारे जो शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है, तो अनुसूची 3 में दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी कि अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 2 बात करता है शपथ की, कि सीएजी को शपथ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद सीएजी जो नियुक्त होगा वो अनुच्छेद 148 के सब क्लोज 2 के तहत शपथ लेगा। और सीएजी को शपथ यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति दिलवाएगा। और वो शपथ किस प्रकार लेंगे, तो वो अनुसूची 3 में दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वो सीएजी कहलाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 2। फिर आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 3। तो यह उसमें मिटा देता हूं। अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 3 कहता है कि सीएजी के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें देखिए सब क्लोज ए क्या कहता है कि सीएजी की नियुक्ति, यहां लिखता हूं मैं, सब क्लोज ए कहता है नियुक्ति व हटाना, ठीक है। सब क्लोज 2 कहता है शपथ ओथ, और सब क्लोज 3 कहता है कि सीएजी के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें। और इसमें क्या कहा गया है कि सीएजी के वेतन यानी कि नियंत्रक व भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते वे होंगे जो संसद विधि बनाकर तय करें, और जब तक संसद विधि बनाकर कोई तय न करें तब तक भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के तहत उन्हें वेतन दिया जाएगा। क्या कहता है कि सीएजी को वेतन भत्ते क्या होंगे इसके बारे में संसद तय करेगी। संसद ये तय करेगी कि सीएजी के वेतन व भत्ते क्या होने चाहिए। और अगर संसद इस बारे में तय नहीं करती है तब तक अनुसूची 2 है जिसमें वेतन के बारे में बात की हुई है, तो अनुसूची 2 के तहत उन्हें वेतन दिया जाएगा। फिर आता है सीएजी का जो अनुच्छेद 148 है इसका सब क्लोज 4, और ये क्या कहता है देखिए। लेकिन इसमें एक मुख्य बात, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सीएजी के वेतन व भत्तों में कोई किसी भी प्रकार का अलाभकारी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि सीएजी का वेतन भत्ता जैसे 1 लाख रुपए मंथली है तो उसको आप कम नहीं कर सकते, अलाभकारी परिवर्तन कभी नहीं कर सकते। आप उसको बढ़ा सकते हो, वही रख सकते हो, लेकिन कम नहीं कर सकते। ये बात कहता है अनुच्छेद नोट करके कहता है अलग से। फिर आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 4। अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 4 कहता है कि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद पर न रह जाने के पश्चात, यानी कि पद पर न रह जाने के पश्चात वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। मतलब ये हुआ कि एक बार कोई सीएजी बन गया, सीधी भाषा में एक बार कोई सीएजी बन गया, उसके बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है, जब वो सीएजी के पद से मुक्त हो जाता है सेवा से, उसके बाद वो अन्य किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकता राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन। लाभ का पद धारण, प्रॉफिट होगा ऑफिस, लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। ये बात कहता है अनुच्छेद 4। क्या अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 4।
लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। फिर आता है जो सब क्लोज 5 अनुच्छेद 148 का, यह कहता है कि संविधान और संसद द्वारा बनाई हुई विधि के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और भारतीय लेखा विभाग के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की वेतन भत्ते पेंशन सेवा शर्तें राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श के पश्चात तय करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि संविधान और संसद द्वारा बनाई हुई विधि के अधीन रहते हुए, मतलब समझ रहे, इसका मतलब ये है कि संविधान के अंदर इसके बारे में क्या प्रावधान है उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात, संसद ने कोई इसके बारे में कानून बना दिया है तो उसके बाहर न जाते हुए क्या करेंगे, राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। किसकी परामर्श से? सीएजी के परामर्श के पश्चात नियम बनाएंगे। किसके बारे में बनाएंगे? तो सीएजी ऑफिस में जो कार्य करते हैं, सीएजी ऑफिस में कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की जो पेंशन है, जो भत्ता है, जो वेतन है, वो जो सेवा शर्तें हैं, वो राष्ट्रपति तय करेंगे और राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श के पश्चात तय करेंगे। ऐसे ही अपने मर्जी से तय नहीं कर, उनको सबसे पहले सीएजी की परामर्श लेनी पड़ेगी और उसके अनुरूप राष्ट्रपति तय करेंगे। तो क्या सेवा में व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति कह सकते हैं, ऑफिस के प्रशासनिक व्यक्तियों की वेतन भत्ते सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे और सीएजी की परामर्श से। यानी कि संविधान और विधि के अधीन रहते हुए, संविधान और संसद द्वारा बनाई हुई विधि के अधीन रहते हुए सीएजी कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों की वेतन भत्ता पेंशन सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे और राष्ट्रपति तय करने से पहले सीएजी यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का परामर्श जरूर लेंगे, सलाह जरूर लेंगे। ये कहता अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 5। और फिर 6 आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 6 इतनी बात कहता है कि सीएजी के वेतन व भत्ते, सीएजी जो ऑफिस के जो प्रशासनिक खर्चे हैं वो, और सीएजी कार्यालय में जो सेवा करने वाले व्यक्ति है उनके जितने भी खर्चे हैं, ये सब भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। क्या कहते हैं कि सीएजी का वेतन, प्रशासनिक खर्च ऑफिस के, और सेवा वाले व्यक्तियों, सेवा करने वाले व्यक्तियों के जो वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि है, ये सब कहाँ होंगे? ये भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, संचित निधि पर भारित होंगे। अब आप बोलो भारित क्या होता है? भारित वो वे होता है, वो खर्चा होता है जिसके ऊपर संसद कभी मतदान नहीं कर सकती। मतलब जैसे मुझे किसी ने भारत की संचित निधि से पैसा दिया है तो उसके ऊपर संसद बहस तो कर सकती है, लेकिन संसद उसके ऊपर मतदान नहीं कर सकती, तो उसे कहते हैं भारित व्यय, भारित खर्च। तो ये बात कहता है, देखिए अनुच्छेद 148 का सब क्लोज ए कहता है कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। दूसरी बात कहता है नियुक्ति होगी, उसके बाद शपथ आती है कि सीएजी को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा और उसे शपथ लेने से पहले दूसरी अनुसूची के अनुसार वो शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वो सीएजी नियुक्त माना जाएगा। ये दूसरी बात कहता है। फिर तीसरी बात कहता है कि सीएजी के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, सीएजी के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें संसद विधि बनाकर तय करेगी और जब तक संसद विधि बनाकर तय नहीं करेगी तब तक उन्हें
तीसरी अनुसूची के अनुसार, दूसरी अनुसूची के अनुसार उन्हें वेतन मिलेगा। शपथ तीसरी अनुसूची में, अनुसूची तीसरी में शपथ है, अनुसूची दूसरी में वेतन है। ठीक है, तो सीएजी के वेतन भत्ते वह सब संसद विधि बनाकर तय करेगी, और जब तक संसद विधि बनाकर तय नहीं करे तब तक उन्हें दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन मिलेगा। फिर आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 4 कि सीएजी एक बार नियुक्त हो गया उसके बाद वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकेगा। फिर आता है अनुच्छेद 148 का सब क्लोज 5 जो कहता है प्रशासनिक खर्चे जो सेवा में करने वाले व्यक्ति होते हैं उन सब की जो सेवा शर्तों के नियम है वो नियम राष्ट्रपति तय करेंगे, और वो राष्ट्रपति तय करेंगे सीएजी के परामर्श के पश्चात। और फिर आता है अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 6 सब क्लोज 6 कहता है कि सीएजी के वेतन भत्ते, प्रशासनिक ऑफिस के खर्चे और सीएजी कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन भत्ते, इन सब की सेवा शर्तें, इन सब के वेतन भत्तों का खर्चा बाहर की संचित निधि पर भारित होगा। ये बात करते हैं अनुच्छेद 148। तो अब आज हम अनुच्छेद 148 ले लिया। अब तीनों जो आगे वाले अनुच्छेद 149, 150 और 151 ये तीनों हम लेके यहाँ से हमारा संघ पूरा हो जाएगा, संघ पूरा हो जाएगा, यूनियन। फिर आएगा राज्य, राज्य के अंदर भी राज्य की परिभाषा आएगी। और फिर अनुच्छेद 152 फिर हम राज्यपाल शुरू करेंगे, उसमें भी कार्यपालिका आएगी, विधायिका आएगी, फिर उच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका आएगी, फिर इस प्रकार के होंगे वो होंगे इस राज्य में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।